असम में डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ जनवरी महीने से और 20 जून 2023 को इसका ड्राफ्ट प्रेस में रिलीज करवा दिया गया। डीलिमिटेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए जितने भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हमारे देश में, तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मेंटेन करने के लिए डीलिमिटेशन जरूरी होता है। तो डीलिमिटेशन कमीशन ने यहाँ 2001 का पॉपुलेशन डाटा लिया है। डीलिमिटेशन जो शब्द है वो हम काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, स्पेशली हम आसाम के लोग अभी इस शब्द से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है। आखिर डीलिमिटेशन है क्या, क्यों इसको लेके इतना बवाल हो रहा है, इसका हिस्ट्री क्या है और आसाम में किस तरह से इसका पूरा प्रक्रिया चल रहा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए। और इसका क्या फ़ायदा या नुकसान होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, फिर आप खुद ही डिसाइड करिएगा इसका फ़ायदे या नुकसान के बारे में। तो चलिए देखते हैं। डीलिमिटेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जितने भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हमारे देश में, उसकी जो बाउंड्रीज है वो फिक्स किया जाता है। जैसे कि आसाम में अभी 14 लोकसभा सीट्स हैं और 126 विधानसभा के सीट्स हैं। अब एक लोकसभा या एक विधानसभा सीट्स के अंडर कितना एरिया आएगा ये डीलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करती है, ताकि उस एरिया के हर एक पॉपुलेशन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। और सिर्फ इतना ही नहीं, कितना सीट्स एससी या एसटी के लिए रिजर्व रहेगा इसका फैसला भी डीलिमिटेशन कमीशन को लेना पड़ता है। एंड लोकसभा और विधानसभा के सीट्स के नंबर्स कितने होंगे ये भी डिटरमाइन किया जाता है डीलिमिटेशन के द्वारा। अब इसका ज़रूरत क्या है, तो देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया के अंडर जितना पॉपुलेशन होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। एक शहर से लोग दूसरे शहर में माइग्रेट होते हैं या कुछ सिटीज़ का पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही ग्रो हो रहा होता है, तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मेंटेन करने के लिए डीलिमिटेशन ज़रूरी होता है। तो इसका प्रोसेस क्या है, अगर पार्लियामेंट को लगता है कि डीलिमिटेशन होना चाहिए तो वो आर्टिकल 82 के तहत एक इंडिपेंडेंट डीलिमिटेशन कमीशन को सेटअप करता है, जिसमें मेन 3 मेंबर्स होते हैं। पहला, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, सेकंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तीसरा जिस भी स्टेट का डीलिमिटेशन करवाया जाएगा जैसे कि आसाम, तो उसका जो इलेक्शन कमीशंस के मेंबर्स होते हैं उनको लिया जाता है। और यहाँ एक बात समझना पड़ेगा, इसका पूरा प्रक्रिया खत्म होने के बाद जब ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। डीलिमिटेशन कमीशन का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उसके ऊपर कोई भी किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकता। सबसे पहले डीलिमिटेशन हुआ था 1952 में और फिर 1963 में हुआ, तब जितने भी स्टेट्स थे सबको रीऑर्गेनाइज किया गया। फिर 1973 में हुआ जब लोकसभा सीट्स को 552 से 543 किया गया, जो अभी भी है। और 2002 में भी हुआ था जिसमें जियोग्राफिकल एरिया को फिर से सेटअप किया गया। आसाम में लास्ट डीलिमिटेशन हुआ था 1976 में, जहां 1971 पॉपुलेशन सेंसस का डाटा लिया गया था। अब जानते हैं अभी जो डीलिमिटेशन चल रहा है आसाम में उसके बारे में। आसाम में डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ जनवरी महीने से और 20 जून 2023 को इसका ड्राफ्ट प्रेस में रिलीज करवा दिया गया। और ड्राफ्ट में जो लिखा हुआ है मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलूँगा। आप भी चाहे तो उस ड्राफ्ट को पढ़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डीलिमिटेशन कमीशन ने यहाँ 2001 का पॉपुलेशन डाटा लिया है, क्योंकि इसमें डीलिमिटेशन एक्ट 2002 का यूज़ किया गया है। इसमें सिर्फ जियोग्राफिकल एरिया को ही फिक्स किया जाएगा, लोकसभा और विधानसभा के सीट्स के नंबर्स में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें एससी और एसटी का रिजर्व सीट्स को बढ़ाया गया है। उससे पहले 126 एमएलए सीट्स में से एसटी के लिए 16 और एससी के लिए 8 सीट्स रिजर्व थे, और अब 126 सीट्स में से 19 एसटी के लिए और 9 एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया है इस ड्राफ्ट के हिसाब से। एमपी सीट्स में कोई बदलाव नहीं है, वो पहले की तरह ही है। अब कमीशन ने अपने मन से सीट्स में बदलाव नहीं किया है, इसमें पूरा कैलकुलेशन है जो 2001 के पॉपुलेशन सेंसस के बेसिस पे हुआ है, आप ड्राफ्ट में पढ़ सकते हैं। कमीशन का मानना है कि जियोग्राफिकल एरिया इस तरह फिक्स किया जाए कि हर एक पॉपुलेशन को अपना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। अब आता है मेन बात पे कि कहाँ कहाँ जियोग्राफिकल चेंजेस हुए हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है बोडोलैंड डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पहले 16 एमएलए सीट्स थे
लेकिन अब इसको बढ़ा के 19 कर दिया गया है और वेस्ट कार्बी आंगलोंग में एक और एमएलए सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि आसाम के कुछ जगहों पे अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है और कुछ एरिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हुआ। एग्जाम्पल के लिए कामरूप मेट्रोपॉलिटन में पॉपुलेशन डेंसिटी है 1096 पर स्क्वायर किलोमीटर और उधर डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी 38% पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है पॉपुलेशन में। और यहाँ कुछ सीट्स का नाम भी चेंज किया गया है, जैसे तेजपुर लोकसभा सीट का नाम बदल के शोनितपुर कर दिया गया है और भी कुछ लोकसभा सीट्स का नाम बदल के काजीरंगा, दीफू, दरंग कर दिया गया है। और हमारे सिलचर का जो लोकसभा सीट है उसको रिजर्व कर दिया गया है एससी के लिए। अब ऐसा हो क्यों रहा है? सिर्फ आसाम में ही क्यों डिलिमिटेशन हो रहा है, बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं? तो जब 2002 में लास्ट डिलिमिटेशन हुआ था तब नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में नहीं हुआ था। इसलिए 2020 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने आसाम में डिलिमिटेशन होने की बात की थी और अब 2023 में इसके ऊपर काम हो रहा है। डिलिमिटेशन कमीशन फिर से जुलाई में पब्लिक हियरिंग के लिए आएगी, जिसमें वो आसाम के लोगों से फीडबैक लेंगे इस ड्राफ्ट का। अब इस ड्राफ्ट को पढ़ना जरूरी है अगर आपको डिटेलली जानना है डिलिमिटेशन के बारे में। फिर आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि इसका समर्थन करना है या नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।